सोचिए, 320 साल भारतीय इतिहास का एक ऐसा लंबा दौर जो सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता रहा, दिल्ली का सिंहासन। जी हां, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, जहां तख्त के लिए लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। पर सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब हमलावर हों या राजा, पांडवों से लेकर मुगलों और मंगोलों तक, हर किसी को बस दिल्ली का तख्त ही क्यों चाहिए था? आखिर ऐसा क्या खास था इस शहर में? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे दिल्ली के सिंहासन की ये दौड़, बात करेंगे गुलाम वंश की, खूंखार खिलजी सल्तनत की, फिर आएगा तुगलक युग और देखेंगे कि कैसे सल्तनत का पतन हुआ, और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब, दिल्ली इतनी जरूरी क्यों थी। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। सोच कर देखिए, सल्तनत का पहला सुल्तान कोई शहजादा नहीं बल्कि एक गुलाम था। जंजीरों से सिंहासन तक का सफर, वाकई। ये कहानी शुरू होती है 1206 में, जब मोहम्मद गोरी की मौत हुई तो उसका सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। जानते हैं, वो इतना दरिया दिल था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। और हाँ, वही मशहूर कुतुब मीनार, उसकी नींव भी ऐबक ने ही रखी थी। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा उसका दामाद इल्तुतमिश, और उसने एक बहुत बड़ा काम किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। मतलब सल्तनत का असली सेंटर अब दिल्ली बन चुका था। फिर इतिहास ने एक और करवट ली, जब दिल्ली को मिली अपनी पहली और आखिरी महिला सुल्तान, रजिया सुल्ताना। हालांकि उनका राज ज्यादा चला नहीं। और फिर आया एक ऐसा बेरहम सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे राज्य में जासूसों का एक जाल बिछा दिया। अब आते हैं खिलजी सल्तनत पर। देखिए, गुलाम वंश का अंत कैसे हुआ, बलबन के कमजोर पोते की हत्या करके, और इसी खून खराबे के साथ शुरू हुई खिलजी सल्तनत। एक ऐसा दौर जिसने सत्ता के लिए खून बहाने के, कह सकते हैं, नए रिकॉर्ड बना दिए। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे खूंखार चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। उसने गद्दी कैसे हासिल की? अपने ही सगे चाचा और ससुर जलालुद्दीन का कत्ल करके। इसीलिए तो कई इतिहासकार कहते हैं कि वो एक सुल्तान कम और एक लुटेरा ज्यादा था। अलाउद्दीन का किरदार बड़ा ही पेचीदा था। मतलब एक तरफ तो उसने गुजरात और वारंगल जैसे राज्यों को बेरहमी से लूटा, उसी के जनरल मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा हासिल किया था, लेकिन दूसरी तरफ उसने मंगोलों के हमलों से हिंदुस्तान को बचाया भी और बाजार में चीजों के दाम भी काबू में रखे। पर उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। सोचिए, उसका 70,000 लोगों का एक हरम था, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे सब थे। तो इतने ताकतवर अलाउद्दीन की मौत के बाद क्या हुआ? खिलजी सल्तनत, आप यकीन नहीं करेंगे, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसका बेटा मुबारक शाह इतना अयाश और नशे में डूबा रहता था कि कभी-कभी दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आ जाता था। और आखिरकार उसके अपने ही जनरल ने उसकी कहानी खत्म कर दी। खिलजियों के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठे तुगलक, और इन्होंने दिल्ली पर सबसे लंबा राज किया, पूरे 94 साल। और इसी वंश में हमें मिलता है इतिहास का शायद सबसे, कह सकते हैं, सन की सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम इतिहास में बड़े अजीब कारणों से दर्ज है। अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था ये, और जाना जाता है अपने ऐसे फैसलों के लिए जो सुनने में तो बड़े शानदार लगते थे, पर असल में होते थे पूरी तरह विनाशकारी। मतलब इरादे नेक पर नतीजे भयानक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी बदलने का उसका फैसला। हुआ ये कि मंगोलों के हमले से बचने के लिए उसने हुक्म दिया कि पूरी दिल्ली की आबादी 1500 किलोमीटर दूर एक नई राजधानी दौलताबाद चलेगी। सब चल पड़े, पर वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि अरे, दिल्ली तो खाली हो गई, अब तो मंगोल आराम से कब्जा कर लेंगे। फिर क्या, उसने सबको वापस दिल्ली चलने का हुक्म दे दिया। इस आने जाने में हजारों लोग मारे गए और सल्तनत का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। और उसके कारनामे यहीं खत्म नहीं हुए। उसने एक और अजीब एक्सपेरिमेंट किया। सोने चांदी के सिक्कों की जगह पीतल के टोकन सिक्के चला दिए। अब नतीजा क्या होना था? लोगों ने अपने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली। मतलब नकली सिक्के बनाने लगे, और देखते ही देखते पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील ठुकी साल 1398 में। मंगोल हमलावर तैमूर ने कमजोर हो चुकी दिल्ली पर हमला किया, और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ऐसा अंदाजा है कि उसने करीब 2 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया। तैमूर ने दिल्ली को ऐसी तबाही दी कि सल्तनत फिर कभी उठ ही नहीं पाई।
इसके बाद जो भी वंश आए वे बहुत कमजोर थे और उनका राज ज्यादा दिन चला नहीं। अब देखिए, तैमूर जाते जाते दिल्ली अपने गवर्नर खिज्र खान को सौंप गया, जिसने सैयद वंश की शुरुआत की। और ये सल्तनत के पतन का सबसे बड़ा सबूत था। जरा सोचिए, एक तरफ खिलजी थे जिनका राज लगभग पूरे भारत पर था, और दूसरी तरफ ये सैयद जिनका कंट्रोल दिल्ली के आसपास सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गया था। सैयदों के बाद आए लोदी, लेकिन इस वंश का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वो इतना घमंडी और बेरहम था कि उसके अपने ही सरदार उससे नफरत करने लगे। वो बस शक की बिना पर अपने मंत्रियों को मौत के घाट उतरवा देता था। और इसी वजह से उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और खुद इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन ने मिलकर काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी भेजी, और न्योता किस चीज का था? हिंदुस्तान पर हमला करने का। और फिर वही हुआ जो होना था। साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसी हार के साथ 320 साल से चल रही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, और हिंदुस्तान में उदय हुआ मुगल साम्राज्य का। तो पूरी कहानी के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर दिल्ली के उस तख्त में ऐसी क्या बात थी जिसके लिए इतनी जानें गईं, इतनी लड़ाइयां लड़ी गईं? इसका जवाब असल में 3 बड़ी वजहों में छिपा है। देखिए, पहली बात, दिल्ली पूरे देश के व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सेंटर था। दूसरी, सल्तनत के सारे सिक्के यहीं की टकसाल में बनते थे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जहां बैठ के आसपास के सभी राज्यों पर नजर रखी जा सकती थी, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब जिसने दिल्ली जीती उसने दौलत, करेंसी और पावर सब कुछ जीत लिया। तो दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन दिल्ली का जुनून वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसी जुनून ने हिंदुस्तान में एक नए और शायद इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पर वो कहानी क्या थी और कैसे मुगल इतने शक्तिशाली बने, ये जानेंगे किसी और दिन।